गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस जिसमें अपन चर्चा कर रहे थे कार्यपालिका, जैसे मैंने आपको बताया था केंद्र स्तर पर कार्यपालिका की मुख्य भूमिका में राष्ट्रपति, एक संवैधानिक प्रधान होता है, यानी संवैधानिक प्रधान होता है। वहीं राज्य में, राज्य स्तर पर भी, क्योंकि ध्यान रहे भारत में कौन सी व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली है। इसमें संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन जो वास्तविक जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। वहीं राज्य में भी कुछ अंतर है, लेकिन वही शासन व्यवस्था है जैसे संसदीय शासन केंद्र में होती है। यहां पर अगर बात करें, संवैधानिक जो प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है। यह संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होता है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही यहां पर वास्तविक जो कार्यपालक होता है वो होता है मुख्यमंत्री और उसका मंत्री परिषद। केंद्र में जैसे मंत्री परिषद होता है ऐसे ही यहां पर होता है, राज्य स्तर पर भी होता है। ज्यादा इसमें कुछ बदलाव नहीं है। जिस प्रकार से केंद्र में जो शासन व्यवस्था है ऐसे ही राज्यों में होती है। अब बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका का मतलब है नौकरशाह, ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी जो सरकार जो चलाते हैं, जो जनता के जो द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, उनका समय निश्चित होता है, यानी 5 वर्ष। लेकिन स्थायी रूप से जो सरकार बदलती रहती है, कभी कौन सी पार्टी की सरकार बन गई, कभी कौन सी पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन स्थायी रूप से जो काम करते हैं वो करता है नौकरशाही, यानी ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं। ये अगर बात करें इसकी नौकरशाह की, तो ये प्राचीन काल से ही ये पद चला आ रहा है। क्योंकि किसी राजा के यहाँ पे भी एक तरह से ऐसे व्यक्ति होते थे जो राजा के पूरा लेखा जोखा, उसकी शासन व्यवस्था में सहयोग का कार्य करते थे। आज अगर देखें, अपने आप में कोई भी जैसे योग्यता निर्धारित नहीं की गई है इनकी, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन जो नौकरशाह व्यक्ति बैठे हैं वो, यानी प्रशासनिक जो सेवा में बैठे हैं, ये IAS, IPS, IFS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं, यानी इनके सहायकता के रूप में कार्य करते हैं। ये अनपढ़ भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत से राजनेता हैं जो इस तरह से अपनी राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में ऐसा है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में ऐसा संभव है क्योंकि सभी को यानी एक तरह से समान यानी दर्जा दिया गया है।
इनकी योग्यता निश्चित नहीं की गई है कि कितना पढ़ा होना चाहिए। तो इनके सहयोग के रूप में यानी कौन काम करते हैं, ऐसे नौकरशाह जो आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, आईपीएस होते हैं, इन्हें ही स्थायी यानी कार्यपालिका के रूप में कहा जा सकता है। शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण होते हैं। नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है, यानी पूरी यानी फौज इनकी होती है, जिसे नौकरशाही का प्रशासनिक व्यवस्था जिसे कहते हैं। कोई सैनिकों की बात नहीं कर रहा, फौज के लिए मैं, आप समझो कहीं, यानी मशीनरी पूरा सिस्टम जिसे कहते हैं। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा करते हैं। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। ये प्रशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने देते हैं, यानी एक तरह से नीतियों को लागू बनाने का कार्य इनके द्वारा ही किया जाता है। बस इनको तो बस उनको हस्ताक्षर करने होते हैं, लेकिन वास्तविक जो कार्य है वो नौकरशाही करते हैं, क्योंकि ये स्थायी होते हैं। कोई सी भी पार्टी आए, कोई सी भी जाए। वहीं उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। ये कोई भी नीतियों कानून को लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि यानी जो नेता हैं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं, यानी मुख्य पैरवी करने वाले, और प्रशासन उनके नियंत्रण को देखरेख में होता है, यानी प्रशासन उनकी देखरेख में लगे होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री होते हैं, ये सब इनकी देखरेख में लगे होते हैं नौकरशाह। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है, यानी जो विधायिका व्यवस्थापिका जो होती है, प्रशासन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। वहीं यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि यह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे और भारत में एक दक्ष यानी पूरी तरह से अपने आप में परिपूर्ण प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है। लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। वहीं नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ रहे, यानी किसी के साथ में ऐसा नहीं कि किसी पार्टी का समर्थक बन जाए। अपना काम तटस्थ रूप से करे, न तो उनके बारे में अच्छा कहना है न बुरा करना है। अपने आप में भला बुरा से यानी अलग, किसी पार्टी के पक्ष में रहकर बात नहीं करनी है, उनको कहते हैं तटस्थ राजनीतिक। इसका अर्थ है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगा, यानी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगा। जो गलत है वो गलत है। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह और नई नीतियां अपनाना चाहे, यानी बहुत सारी योजनाओं की बात होती है, नीतियों की बात होती है, तो बहुत सारी पार्टियां क्या करती है, जब पुरानी जो पार्टी होती है वो हार जाती है तो नई पार्टी बनने पर उनकी योजनाओं का नाम ही बदल देती है। जैसे जो ये गांव में आईटी जो केंद्र बनाए गए थे, राजीव गांधी की जो केंद्र राजीव गांधी के नाम से, उनको अटल केंद्र के नाम पे बीजेपी ने कर दिया। वहीं जो निःशुल्क दवाएं मिलती थी मुफ्त में, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण, आयुष्मान उसका नाम कर दिया। तो ऐसे यानी कोई भी पार्टी हो, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, नहीं बीजेपी की बात करता हूं, तो यानी एक तरह से ये अपने योजनाओं का नाम बदल देती हैं, वहीं शहरों के नाम बदल देती हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शहर हैं जिनका नाम बदल दिया गया। इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया। तो अलग अलग ऐसे नाम रख दिए गए। लेकिन जो नौकरशाह होता है उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। वो जिस प्रकार से बीजेपी में या कांग्रेस में किसी भी पार्टी में काम कर रहे थे अपना स्थायी रूप से, वैसे ही जब करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सरकारें आती जाती रहती हैं।
ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है, यानी प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के लिए मदद करे। ये काम कौन करेगा? यानी मदद के तौर पर नौकरशाह यानी अफसर जो लोग हैं, आईएएस रैंक के जो अधिकारी हैं, ऐसे कर्मचारी हैं। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है, यानी उसकी समस्या यह क्यों हो गया है जटिल? क्योंकि उसमें राजनीतिकरण हो गया है। यानी इस नौकरशाही में क्या हो गया है? राजनीतिकरण हो गया है। क्या कि ये नेताओं के यानी एक तरह से पिछलग्गू बन गए हैं। नेता जैसे कहते हैं वैसा, यानी चाहे गलत हो चाहे सही हो, अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी और प्रबंधकीय यानी मैनेजमेंट अधिकारी सम्मिलित हैं और हमारे संविधान वहीं इसमें प्रबंधकीय अधिकारी भी सम्मिलित हैं। अतः भारत के सरकार के सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। यानी एक तरह से भारत की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग, इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं इससे ही बनते हैं आईएएस, आईपीएस, आईपीएस। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। वहीं अगर बात करते हैं राज्य स्तरों पर, राज्य लोक सेवा आयोग, ये हमेशा केंद्र के आदमी होते हैं, ये हमेशा केंद्र के लिए काम करते हैं। चाहे किसी भी राज्य में इनको भेज दिया जाए काम करने के लिए, लेकिन केंद्र के हित में रहकर ही बात करें, केंद्र के लिए ही बात करेंगे। वहीं राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होती है, जैसे केंद्र में होती है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर भी निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। यानी कार्य प्रणाली सही तरीके से नहीं है, उनके द्वारा कार्य सही नहीं किया जा रहा था, उनको निलंबित किया जा सकता है। दक्षता यानी अपने आप में परिपूर्ण, अपने काम में योग्यता के आधार पर भर्ती की जाती है। लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि ध्यान समानता के आधार पर, ऐसा नहीं है कि इसमें समानता का हनन हुआ है, लेकिन पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों में सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले, इसलिए सरकारी इन सेवाओं में पिछड़ा वर्ग है, एसटी है, एससी है, महिलाएं हैं, इनको यानी थोड़ी रियायतें दी गई हैं। इस उद्देश्य से संविधान दलित आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है और बाद में महिला अन्य पिछड़े जातियों को भी आरक्षण दिया गया है इन सेवाओं में, यानी एक तरह से सेवा करने इस व्यवस्थाओं में आने के लिए। वहीं इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का, जिसमें दलित है, आदिवासी है, पिछड़े वर्ग हैं, महिलाएं हैं, समूहों का प्रतिनिधित्व हो यानी शामिल हो। सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बनेगी, यानी एक सामाजिक समानता जो का अधिकार जो दिया गया है, इसमें रोड़ा नहीं बन सकेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, वहीं भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है, यानी केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा इसकी होती है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर नौकरशाही की रीढ़ होती है। ध्यान रहे, पूरी शासन व्यवस्था यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है उसकी क्या कहलाती है? रीढ़ कहलाती है, भारतीय शासन व्यवस्था की।
भारतीय शासन व्यवस्था की क्या कहलाती है? रीढ़ कहलाती है। जिस प्रकार से शरीर एक रीढ़ की, क्योंकि रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो अपन खड़े नहीं रह पाएंगे, इसलिए यानी पूरे भारत जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उसका एक ढांचा है, उस पर यानी किस पे खड़ा हुआ है? इन प्रशासनिक अधिकारियों पर खड़ा हुआ है। लेकिन आईएएस आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार के सेवा में वापस आ सकते हैं। राज्यों में उनको लगाया गया है, लेकिन सरकार वापस उनको बुला सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल केंद्रीय सरकार ही उन्हें उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है, यानी अनुशासन भंग करने पर तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है केंद्र सरकार ही। इसका अर्थ यह है कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्र सरकार की देखरेख के नियंत्रण में ही रहते हैं, यानी जो राज्यों में जो प्रशासनिक जो अधिकारी काम करते हैं, ये केंद्र सरकार के है ही, यानी देखरेख में काम करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है। नौकरशाही के माध्यम से, ध्यान रहे, भारत में सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, सबसे बड़ा एक पद माना जाता है आईएएस का, यानी एक जिले का मालक, कलेक्टर जिसे कहते हैं, यानी ये क्या होते हैं? ये क्या होता है? कलेक्टर होता है। ये व्यवस्था प्राचीन काल से भी थी, जिसमें अपन बात करते हैं, यानी मौर्य वंश की बात करते हैं, गुप्त वंश की बात करते हैं, तो इन वंश में भी यानी एक तरह से प्राचीन काल में भी ये व्यवस्था थी जो चली आ रही है। थोड़ा उसमें बदलाव जरूर किया गया है। वहीं नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारियों की नीतियां जनता तक पहुंचती है, यानी नौकरशाही के द्वारा ही, उन व्यवस्थाओं के द्वारा ही, यानी एक तरह से जनता के हित में रहकर जो कार्य किए जाते हैं उनका लाभ यानी जनता उठा पाती है। पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारी तक पहुंचने से डरते हैं, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में जो अधिकारी जो बैठे हैं, कभी कभार ग्रामीण परिवेश का जो आदमी है वो जाने से कतराता है, उसको डर लगता है। पियोन ने ही थोड़ा डांट दिया उसको, उससे ही वो घबरा जाता है। यानी चपड़ासी ने ही एक बार मना कर दिया कि साहब नहीं है, तो बाहर बैठे रहते बेचारे। तो इस तरह से डरते हैं इनसे। यह लोग आम अनुभव कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, यानी पूरी तरह से जो आम जो जनता है उनके लिए पूरी तरह से संवेदनशील नहीं है, उनकी आशाओं पर, उनकी मांगों पर ये खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर किन लोगों की चापलूसी करते हैं? ये राजनेताओं की चापलूसी करते हैं, इसलिए यह आम जनता के प्रति यानी वफादार नहीं होते हैं, यानी अपने स्वार्थों के कारण ये जुड़े होते हैं। लेकिन जब तक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। अगर इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सही ढंग से चलाया जाए तो किसी प्रकार की परेशानी आम जनता को नहीं होगी। किनसे? नौकरशाही से नहीं, ये राजनेताओं से। वहीं दूसरी ओर ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिकों के हाथ का खिलौना बन गई है, यानी जो नौकरशाही जो व्यवस्था है, यानी राजनेताओं के द्वारा, यानी एक तरह से इनको खिलौना बना दिया है राजनीतिक हस्तक्षेप करने के कारण। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई है, और लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने संपादन व राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी महसूस किया है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है, यानी एक तरह से जनता के बचाव के लिए कोई निश्चित प्रावधान नहीं किए गए हैं। नहीं नौकरशाही राजनीतिक रूप से बच पाता है, क्योंकि हमेशा ये इनके संपर्क में रहता है, राजनेताओं के संपर्क में रहता है, इसके कारण वो कहीं भी यानी इनसे बच नहीं पाता है। पर यह आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार क्या है? यानी आम जनता
किसी भी कार्य के लिए किसी भी ऑफिस में जाकर सूचना मांग सकती है, उन योजनाओं के बारे में जो उनके लिए लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने लागू की थी। सूचना का अधिकार 2005। तो इनके माध्यम से इनको आम जनता को रियायत दी गई है कि वो चाहे अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, उनसे यानी ये अधिकार मांग सकती है। अगर अधिकार वो इन सूचना को नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सकती है। सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और उत्तरदायी और संवेदनशील बना देता है, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी बना देता है, आम जनता के प्रति उत्तरदायी बना देता है। आज इतना ही और कल पढ़ाएंगे।